वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करती रहूं। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री 9 चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड के बारे में हम सब जानते हैं कि दो एटम्स को आपस में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड कायम होता है उसको क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्ड। बॉन्डिंग फोर्सेस, फोर्सेस दैट होल्ड द एटम्स इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेस। वो फोर्सेस जो कंपाउंड्स में एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं क्या कहलाती हैं? बॉन्डिंग फोर्सेस कहलाती हैं। उन्हीं बॉन्डिंग फोर्सेस को केमिकल बॉन्ड भी कहा जाता है। अगर आप एनालाइज करें हाइड्रोजन क्लोराइड को यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वी में आल्सो से इट बॉन्डिंग फोर्सेस। तो चलिए हम चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली वीक फोर्सेस होती हैं जो कि केमिकल बॉन्ड के साथ साथ मौजूद होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इन एडिशन टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, relatively weak forces also exist। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस लाइक केमिकल बॉन्ड्स जहाँ पर मौजूद होती हैं उन्हीं केमिकल बॉन्ड के साथ साथ वीक फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं। उन वीक फोर्सेस को क्या नाम दिया गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, विच आर नाउन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तमाम किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैंडर वाल ने डिस्कवर किया। डिटेल से इनके बारे में वैंडर वाल ने बताया। दैट्स वाई हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैंडर वाल फोर्सेस भी कह सकते हैं। यानी ये कौन सी फोर्सेस हैं कि किसी भी केमिकल बॉन्ड के साथ साथ वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। उन वीक फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम भी दिया जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें, हमें 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, HCl, HCl, HCl। इनके दरमियान जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, ये रेड लाइन किसको शो कर रही है? केमिकल बॉन्ड को शो कर रही है। जब ये 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो इनके दरमियान वीक फोर्सेस डेवलप होती हैं। इन वीक फोर्सेस को डॉटेड लाइन से शो किया गया है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जहाँ पर आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं, ये डॉटेड लाइंस बेसिकली वीक फोर्सेस हैं दैट आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन से इसलिए शो करवाया गया है कि मॉलिक्यूल्स में आप फ़र्क कर सके कि कहाँ पर केमिकल बॉन्ड मौजूद है और कहाँ पर केमिकल बॉन्ड के साथ साथ मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। इस केमिकल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब दो चीज़ें मुकाबले में आ जाती हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। वो क्या है कि केमिकल बॉन्ड भी मौजूद है और उसके साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी मौजूद है। फिर क्वेश्चन ये होता है कि क्या केमिकल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं दैट दे आर वीक फोर्सेस। कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? वीक फोर्सेस हैं। तो ऑटोमेटिकली जो केमिकल बॉन्ड होगा वो क्या होगा? मोर स्ट्रांगर होगा देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। सो वी मे से दैट केमिकल बॉन्ड इज मोर स्ट्रांगर। केमिकल बॉन्ड मोर स्ट्रांगर होता है देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम अगर किसी भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं उसके साथ साथ ज़ाहिर है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास केमिकल बॉन्ड मोर स्ट्रांगर होता है तो मोर स्ट्रांगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी देन अ वीक फोर्सेस। तो केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
अगर हम वन मालिक्यूल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अब उस वन मालिक्यूल के अंदर केमिकल बॉन्ड भी मौजूद है, यानी बॉन्डिंग फोर्सेस भी मौजूद हैं, और साथ साथ उस मालिक्यूल के अंदर वीक फोर्सेस यानी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस भी मौजूद हैं। अगर ये मालिक्यूल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है और हम इस मालिक्यूल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस मालिक्यूल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इसके दरमियान जितनी भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब किसी भी केमिकल बॉन्ड को या किसी भी फोर्स को, इवन के किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए फोर्स दरकार होती है। अब देखना यह है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, और साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए भी कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। वन मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड रिक्वायर 17 किलो जॉल एनर्जी टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस in it to convert into gas, कि हमें 17 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वन मॉलिक्यूल को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन कौन से बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 17 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, यानी 1 मोल or 1 molecule of hydrochloric acid requires 17 kilojoule energy to break intermolecular forces in it, whereas जबकि 430 kilojoule energy is required to break chemical bonds between hydrogen and chlorine atoms in 1 mole of hydrogen chloride। उसी हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर हमें अब केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है। केमिकल बॉन्ड चूंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 430 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर होगी। अब यहाँ पर वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है 17 और 430 में, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक केमिकल बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर होता है किसके मुकाबले में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुकाबले में। अगर कंपेयर करें तो आपको इनकी एनर्जी वैल्यूज़ जो हमें रिक्वायर हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए 17 किलो जॉल और केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 430 किलो जॉल, तो हमें बेसिक एनर्जी के फ़र्क से ये मालूम हो रहा है कि हाउ अ केमिकल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। थैंक यू।